सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें 9 मई के केसेस की, तो कुछ के केसेस को में सज़ा सुना दी गई है, फैसला आ गया है 10-10 साल की, और कुछ केसेस तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त तक इन तमाम केसेस को निपटाने की हिदायत कर रखी है। दूसरी तरफ अगर हम PTI की बात करें तो मुफाहमत नहीं मुज़ाहमत होगी, और जिस मुज़ाहमती तहरीक का खुद इमरान खान साहब ने कहा था, आज वो खुद ही मायूस हैं, क्योंकि वो कहते हैं, और ख़ुद उन्होंने कहा, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हमें उनको मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ शायद वो क़यादत से या हालिया जो मौजूदा क़यादत है उससे मायूस भी हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ये आप जाके आलमी अदालत से रुजू करें। तो ये क्या मामला है और ये क्या कमज़ोरियाँ हैं या क्या वीकनेसेस हैं जो इस मौजूदा क़यादत की हैं, और अगर मुफाहमत पे नहीं चलना और अगर मुज़ाहमत पे ही चलना है तो क्या इस वक्त इतना दमख़म है कि मुज़ाहमत कर सके? इस पे और कुछ मज़ीद चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर बाबर अवान साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून भी हैं, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम अस्सलाम नादिया, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि मामला आप आलमी अदालत में ले जाए, फिर वो मुज़ाहमती तहरीक का कहते हैं कि जी अगस्त में 5 अगस्त तक बहुत पीक पे हो, सारी चीज़ें हों, फिर वो कहते हैं इसमें मोमेंटम बनता दिखाई नहीं दे रहा। अली अमीन गंडापुर साहब 90 दिन का अल्टीमेटम ख़ुद को दे देते हैं। ये मामला क्या है? इमरान खान साहब मायूस हैं या क़यादत नाअहल है मौजूदा जो इन चीज़ों को देख रहे हैं? ये इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था, इसका मतलब यह है कि मोमेंटम बनाओ फ़ौरन। अब लोग बाहर निकले हुए हैं, और पंजाब के अंदर भी और सिंध के अंदर भी और KP के अंदर भी, और जो बलूचिस्तान है उसमें कुछ इलाकों में इंसर्जेंसी है, बाकी इलाकों में लोग वहाँ भी मोबिलाइजेशन हो रही है, शहरों शहरों लोग जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया अगर या वो अकाउंट्स जो PTI के इसको कवर करते हैं वो देखें तो आपके इल्म में आ जाएगा। इसलिए ये जो उन्होंने कहा था वो ये है कि मोमेंटम जो 5 तारीख का है उसके लिए बनाना है, उससे पहले तो कोई उस तरह का बाहर किसी ने निकलना नहीं है। और वो जो बाहर निकले हुए हैं लोग, आज भी हमारी सिंध के इंटीरियर में भी काफिले जा रहे हैं और पिंडी में भी लोग निकले हुए हैं। ये सारी मोमेंटम उनके कहने के मुताबिक ही बन रही है। और जहाँ तक क़यादत का सवाल है, उसको बाहर कौन निकलने देता है? इधर ऐलान होता है कि हमने बाहर निकलना है, उधर गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। इधर ऐलान होता है 5 तारीख का, उधर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो सारे रास्ते उन्होंने बंद करने हैं। एक तीसरा इसका तीसरा जो इसका हिस्सा था वो ये है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान है वो वाहिद आदमी है जो जेल के अंदर बैठ के वो एक आज़ाद आदमी है, और जो बाकी हैं वो बड़ी जेल में बाहर हम बैठे हुए हैं, और हम उसके मुकाबले में इतने आज़ाद नहीं हैं। वो हर वक्त पाकिस्तान की नब्ज़ के ऊपर, सियासी नब्ज़, कौमी नब्ज़, मुआशी नब्ज़ के ऊपर हाथ रखते हैं। तो सर, अगर मामला ये है कि वो जेल में क़ैद हैं, मौजूदा क़यादत बाहर क़ैद है, और मुज़ाहमत भी करनी है, मुफाहमत भी नहीं करनी, मुज़ाकरात भी नहीं करने, तो फिर क्या करना है? कैसे होगा मामला आगे चलेगा? ये आपने ठीक सवाल किया कि वे फॉरवर्ड क्या है, आप यही पूछ रही हैं, जो मैं समझा हूँ आपकी तीनों बातों से। अच्छा नादिया, 2 चीज़ें। पहले तो ये कि अगर कोई बामकसद गुफ्तगू होने का कोई चांस हो तो इमरान खान ने तो कभी इनकार नहीं किया। अपने दरवाजे हमने ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कभी बंद किए हैं, मासवाए उनके जिनको फॉर्म 47 के जरिए लाया गया है, आले शरीफ एंड कंपनी वगैरह। दूसरा ये है इसका पहलू कि गुफ्तगू किससे, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस हुकूमत से गुफ्तगू कर रहा है? वो गुफ्तगू अगर डोनाल्ड ट्रंप भी इनसे करना पसंद नहीं करते हुकूमत से, तो और कौन पसंद करेगा? तो इसलिए जो पाकिस्तान में मीनिंगफुल डायलॉग है उसका पहले एक एजेंडा चाहिए। 3 मुतालबात हैं, उनके मुताबिक एजेंडा बन सकता है। पहला ये कि जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके बारे में इमरान खान ने कहा हुआ है कि एक जुडिशल कमीशन हेडेड बाय जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो बनाया जाए। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है
वो ख़त्म करके लोगों को उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो 3 हैं। एक हक़ इज्तिमा है, राइट टू असेंबल, ये बुनियादी हुकूक में लिखा, फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ है। दूसरा राइट टू स्पीक है, और तीसरा आपकी आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है। मीडिया कितना आज़ाद है आपसे ज़्यादा कौन जानता है। और जो फिर आखिरी बात है वो ये है कि सारे जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो मुक्तदार हों किसी सर्विस के अंदर या वो मुक्तदार हों किसी असेंबली के अंदर, वो सारे रूल ऑफ लॉ के नीचे हैं। अब आप देख लीजिए कि रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान में ये हालत है कि एक जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने बुलाया आफिया सिद्दीकी की बहन को और उनको कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, और डिप्टी अमेरिका में अमेरिकन को खुश करने के लिए उसी वक्त बोल रहा था कि वो ड्यू प्रोसेस के बाद गई हैं और ड्यू प्रोसेस के बाद अगर उनको सज़ा हुई है तो वो बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे कैसे एतराज़ कर सकता हूँ। और फिर उसने उसको आके कैदी नंबर 8 की सज़ा से जोड़ा। तो इन हालात में ये बहुत मुश्किल काम है कि ये इस मुल्क को आप इस्तेकाम दे सकें। डॉक्टर साहब लेकिन इसहाक डार साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की है उन्होंने इफ़ का यूज़ किया है कि अगर वो गई हैं, तो ये उन्होंने ये कहीं इसको इंडोर्स नहीं किया है कि वो बिल्कुल सही केस है। उनकी ये भी एक एंगल है कि वो कह रहे हैं कि वो इफ़ अगर वो गई हैं, अगर आप समझते हैं। अच्छा, मैं तो वैसे नादिया तैयार बैठा हुआ था कि आप खातून हैं, पहले मुझसे आप सवाल करेंगी कि ये जो कुकिंग ऑयल का स्कैंडल है इसके बारे में बताएं। दूसरा सवाल मैं तवक्को कर रहा था कि चीनी, अभी मेरे किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ी थी, मार्केट में से होके आया, वो कहता है मार्केट में चीनी नहीं है, उसकी आप बात करेंगी। और चलिए आपने आफिया सिद्दीकी की बात कर ली है, तो देखिए ये मौजूद ही नहीं है जब, तो आप छिड़ते क्यों हैं इसको? ये कोई कंपैरिजन बनता है आफिया सिद्दीकी और इमरान खान साहब के केसेस का जो इसहाक डार साहब ने वहाँ बैठ के बात की है? नहीं, ये इंतहाई, इसको कम अज़ कम अल्फाज में इंतहाई फजूल और गुफ्तगू कही जा सकती है। ये उनको राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। और जो उन्होंने कहा ना कि अगर मैं ये कहूँ इफ़ आई से दिस के ये ड्यू प्रोसेस था, तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला। ये ड्यू प्रोसेस नहीं था, ये तो बड़ी बेशर्मी के साथ एक कामरियत के दौर में उसको अगवा करके यहाँ से अफगानिस्तान पहुँचाया गया और वहाँ से ले जाया गया फिर अमेरिका। और आप ज़रा ऑप्टिक्स देखें कि एक कहता है कि वो ड्यू प्रोसेस है, दूसरा बैठ के कह रहा है हम आपकी मदद करते हैं। जो ये सारा ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बेसिक जो क्वेश्चन है पाकिस्तान के अंदर, वो 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले, क्या हमने इस रियासत के निज़ाम को ठीक करना है, और दूसरा क्वेश्चन है कि उसके लिए रास्ता कौन सा है। जो लोग इलेक्शन हारे हैं, जिन लोगों को लोगों ने शिकस्त दी हुई है, अगर सारी कौम पे सारे वोटर, वो करोड़ों लोग हैं, उन पे जबर करके उनको कहा जाए कि इनको आप अपना कायद तस्लीम करें, इनके आप नारे लगाएं, इनके आप इश्तिहार चलाएं। आपने देखा अरबों रुपए के सारे इश्तिहारात चल रहे हैं, इसके बावजूद टिकटॉक के बावजूद मुकाबला ही नहीं है कोई, इसलिए कि दूसरी तरफ सारी पब्लिक खड़ी है, एक मेजॉरिटी खड़ी है, 2/3 मेजॉरिटी के करीब वोट मिले थे हमें। तो इसका आसान नुस्खा यही है कि जिद जो है वो ख़त्म की जाए और आइन बदलने की बजाय रवैये बदलो। मैं ये कहता हूँ सबको कि आइन ना बदलो, रवैये बदलो। आइन बदलने से कुछ भी नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मासवाए इसके कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहना पड़ा कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी बेंच है, गैर आइनी बेंच है, और तो इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पब्लिक के लिए क्या नतीजा है, पब्लिक के लिए क्या पॉलिसी है, महंगाई के लिए क्या पॉलिसी है, मुलाजमतें खोलने के लिए क्या पॉलिसी है, इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या पॉलिसी है, नो क्लू विद द गवर्नमेंट एट ऑल। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, जरा 9 मई के केसेस, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 9 मई के केसेस पे 10-10 साल की सज़ाएँ भी हो गई हैं, 8 अगस्त की डेडलाइन भी है। जो मज़ीद हैं जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेरा ख्याल है उनकी टोटल अगर बात करें तो 39 के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी तादाद है। अब इसका मतलब ये है कि उनको भी सज़ाएँ हो जाएंगी, वो भी डीसीट हो जाएंगे, फिर बाई इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और आपको पता है मुल्क में जब बाई इलेक्शन जिस तरह से होते हैं, तो यानी ये कि इन शॉर्ट ये कि PTI की जो नंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो मज़ीद स्क्वीज़ होते चले जा रहे हैं या होने जा रहे हैं। इस पर कोई आपकी पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी, कोई चीज़? मेरे ख्याल में कोई एक आध बयान आया था किसी पार्टी अहदेदार का, जिसका आप हवाला लेके ये सवाल कर रही हैं कि 39 लोग हैं और वो सारे हो जाएंगे। मैं ज़रा इसकी क्लैरिटी करना चाहता हूँ। गुड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन नादिया। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि अदालत मुल्ज़िम को सजाए कैद और सजाए जुर्माना जो सुनाने के साथ साथ
किसी मुलजिम को जब उसका जुर्म साबित हो जाएगा, और जुर्म कहाँ साबित होगा, नैब की सारी अदालतें ओपन चल रही हैं, उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, उनमें आरिफ अलवी, उनमें परवेज़ अशरफ, उनमें अब्बासी साहब, और उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और उनमें लातादाद वज़ीर आज़म और सदूर जिनके मुकदमे चले हैं वो सारे ओपन कोर्ट में चले। ये मुकदमा कहाँ चल रहा है, ये मुट्ठी में गुड़ तोड़ने की कोशिश हो रही है, नहीं टूटेगा। वन। दूसरा ये है कि एक नैब का कानून है जिसमें नाअहली की सज़ा देने के लिए इख्तियार दिया गया है अदालत को, और किसी कानून में ATC में किसी को सजाए मौत तो दे सकती है अदालत, किसी को वो 2 महीने कैद तो दे सकती है, किसी को वो 10 साल कैद तो दे सकती है, किसी को वो बरी होने का सर्टिफिकेट तो जारी कर सकती है, नाअहली का सर्टिफिकेट जारी कर ही नहीं सकती। दिस इज मिसनॉमर, दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, और ये अंडरस्टैंड ना करना है पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ और उसके जस्टिस के सिस्टम को। एक बात। अब दूसरी बात, अगर किसी को मिसाल के तौर पे चतराली को नोटिस हुआ है जो पहले MNA है, उसको नोटिस होगा तो उस नोटिस को वो लेके जा सकता है अदालत में, और अदालत जब तक फाइनल, मैं तीसरी बात बाद में करता हूँ, अदालत में जब तक वो नोटिस का मुकदमा चलेगा इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को नाअहल करे। फिर ये है कि जो पाकिस्तान का कानून का सिस्टम है, किसी शख्स की कोई सज़ा फाइनल नहीं होती जब तक उसके मराहिल ये वाले तय ना हो। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वादे कर देता हूँ। पहला, कोर्ट ऑफ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन, यानी वो शहादत लिखने वाली अदालत जिसको हम निचली अदालत ट्रायल कोर्ट कहते हैं। उसके बाद फोरम ऑफ अपील जो इस केस में हाई कोर्ट होगा वहाँ जाएगा। उसके बाद जो पिटीशन है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये तीसरा मरहला है। उसके बाद चौथा मरहला है 188 का, आर्टिकल 188 में नजर सानी, यानी रिव्यू किया जाएगा। उस जब तक वो फाइनल नहीं होता उस वक्त तक तो सजाए मौत पे भी अमल नहीं होता जो सबसे बड़ी सजा है। तो ये किधर से फौरन सारे ये कहना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये सारे फौरन इस ड्यू प्रोसेस के लिए, ये अगर बिल्कुल ठीक उसका इसाकडार वाला ड्यू प्रोसेस है तो वो अमेरिका में चल सकता है, यहाँ पे नहीं चल सकेगा। यहाँ पे हम मुकाबला करेंगे एक एक स्टेज के ऊपर। और पिछले हफ्ते मेरे पास उमर अयूब और गौर साहब आए हुए थे, चेयरमैन, और फिर जनरल सेक्रेटरी साहब और कुछ दूसरे लोग आए हुए थे। मैंने सारी ब्रीफिंग दी है, और उस ब्रीफिंग के अंदर से हमने 2 जहत से, एक पॉलिटिकल हमने बनाई है स्ट्रेटजी, और दूसरी जो है वो लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल के इन मामलात को अदालतों में और फिर आईनी अदालतों में हम किस तरह से लेके जा रहे हैं। एक आध केस यहाँ पे रिपोर्टेड नहीं है, मैं आपको एक वजाहत कर देता हूँ। उस केस में मैं वकील था बीबी का, और मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े शानदार वकील थे, हफीज़ पीरज़ादा साहब आपके शहर के, और मेरे वो दिल के बड़े करीब थे, दोस्त भी थे मेरे बुजुर्ग। तो वो थे आसिफ जरदारी के वकील। उनको सजा हुई थी नाअहली की, और बीबी की अपील एब्सेंशिया, बीबी बैठी हुई है लंदन में, अपील में डिसमिस हो गई सजा, इसलिए कि वो गैर कानूनी सजा थी। ये एक लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिसका फैसला है, जिसको फुल कोर्ट बैठ के ही मेरे ख्याल में कभी रिव्यू करेगी, वो अभी तक रिव्यू नहीं हुआ, आज तक वो फैसला मौजूद है। इसलिए इस तरह की कोई हमें खतरा नहीं। दूसरा, आपने उसका पहलू ये छेड़ा कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी। हम कौन सा गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं कि हमारी सीटें कम होगी तो गवर्नमेंट टूट जाएगी। सही बात है, बात तो सही है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आखिर में जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई में सज़ा नहीं मिली। अब उसको भी बड़े फोरम पे कहा गया जी जाके या तो कोई डील हो गई या कुछ हो गया। इसको भी ज़रा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि उनको ज़ाहिर है वो 9 मई में उन्होंने साबित कर दिया कि वो कराची में थे, लेकिन उसके साथ अब जब ये सवाल हो रहा है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं तो क्या वो PTI की क़यादत करने का हक़ रखते हैं? इसमें भी PTI के अंदर कुछ अजीब सी सोच पाई जाती है कि जी इमरान खान साहब फैसला करेंगे, जब होगा तो देखेंगे, दिस इज इमेच्योर या प्रीमेच्योर, सॉरी। तो सर वो पार्टी के वाइस चेयरमैन है, अगर वो आ जाते हैं और चेयरमैन अंदर है तो क्यों नहीं वो ये हक रखते? इस पर डाउट्स क्यों है लोगों? जब मैं क्लैरिटी कर देता हूँ, सारी क्लैरिटी कर देता हूँ। मैं सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। जब इमरान खान अंदर जाते हैं तो चार्ज किसके पास था पार्टी का? वो वाइस चेयरमैन के पास आया। और जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, इससे कोई 3 गलियाँ छोड़ के पीछे
शाह महमूद साहब का घर है और उस घर में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में मैं भी शरीक हूँ और 7-8 और जो उस वक्त के अहदेदार थे, जनरल सेक्रेटरी समेत, वो सारे हम वहाँ पे शरीक होते हैं और उसके बाद वो कॉल देते हैं। ये उनकी गिरफ्तारी से थोड़े से पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, शाह महमूद साहब की गिरफ्तारी की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए वो तो ये हायरार्की है, उसमें अगर चेयरमैन जेल में होंगे और वाइस चेयरमैन बाहर आएंगे तो जाहिर है इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि वो इन दी ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी वो लीड करेंगे, एक बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक ही लीडर है। मैं, आपको याद है, मेरे 3.25 साल रहते थे सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मेंबरशिप के लोग, यहाँ काउंसलर को कहो छोड़ो तो वो गले पड़ता है और किसी को छुड़वा दें तो वो सर तोड़ता है। तो मैं इस्तीफ़ा दे के इमरान खान की वजह से और उसकी हकीकी आज़ादी के तस्वुर की वजह से और जिद्दोजहद की वजह से मैं गया था उनके साथ इस्तीफ़ा दे के। तो इस तरह बेशुमार दूसरे लोग हैं और उस वक्त से लेके आज तक हम खड़े हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी खौफ के, अल्लाह के करम से खड़े हैं। ठीक है। तो इसलिए ये बात क्लैरिटी वाली। तीसरी बात ये है कि उनकी जो बरीयत है वो तो उनके यानी गले में पड़ी हुई थी ना जी, वो तो है ही नहीं लाहौर में। और जिस दिन वो कहते हैं कि वहाँ पे साजिश हुई, जिस साजिश में इस लाहौर के एक पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस वाले को कहते हैं हम सोफे के नीचे घुसे हुए थे और वो सारी बातें हम सुन रहे थे, और वो भी अंदर जाके, आपने देखा था वहाँ, आप गई होंगी, आपने इंटरव्यू भी किया होगा कि कितनी सिक्योरिटी होती थी वहाँ। पुलिस वाला उठा के जाके मीटिंग में बैठा हुआ है और इमरान को और बाकियों को पता ही नहीं लगा। वेरी ट्रू सर। डॉक्टर बाबर अवान साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, सीनियर रहनुमा है, बड़े सीजन पॉलिटिशियन भी हैं। उनका बड़ा कैटेगोरिकली कहना था, ख़ासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, जो पार्टी के अंदर है, थोड़ा सा कि जी प्रीमेच्योर है, आएंगे तो देखेंगे। जिस तरह से रऊस हसन साहब भी कल कह रहे थे कि सिर्फ एक ही है उनका, अगर हायरार्की को देखा जाए तो वाइस चेयरमैन है तो डेफिनेटली वही उसको लीड करेंगे और लीड करने का हक़ भी रखते हैं। ऑल्दो कि ठीक है, उनके जो चेयरमैन हैं या लीडर हैं वो इमरान खान साहब हैं। और 9 मई के केसेस उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है कि फौरी तौर पर फैसले आ जाए। ATC के बाद फर्दर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर नज़रसानी अपील, तो इट विल टेक अ लॉन्ग कोर्स। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो जो इसार डार साहब का एक इंटरव्यू जो उन्होंने थिंक टैंक पे दिया, उस पर एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, उस हवाले से बात करेंगे। जनरल जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बैरिस्टर साद रसूल साहब होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कल रात से जब रात गए, एक जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो अमेरिका में हैं और एक अमेरिकन थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल, वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की, एक कंपैरिजन किया आफिया सिद्दीकी और इमरान खान साहब के केसेस का। बात ये हुई कि सवालों से ये पूछा गया था कि वहाँ पे जो इमरान खान के केस के हवाले से चीज़ें आ रही हैं और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें, या उसको पोलिटिसाइज ना करने या करने वाली जो बात आ रही है, उसका उन्होंने एक कंपैरिजन किया कि अगर आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो आपके कोर्ट ने दिया और रूल ऑफ लॉ वहाँ पर था, तो उसी तरह से इमरान खान का भी हुआ। अब इससे पहले कि मैं आपसे ये क्लिप शेयर करूँ, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाती हूँ। बात है 6 नवंबर 2024 की, यानी 6 नवंबर 2024, जब एक सवाल किया गया मोहम्मद मालिक साहब के शो में राना सनाउल्लाह साहब से कि जी जिन दिनों ये बड़ी PTI को उम्मीदें थीं और वो समझ रहे थे कि जी ट्रम्प जो है वो एक कॉल करेंगे और इमरान खान साहब को छुड़वा देंगे, इसी किस्म का सवाल जो था वो एक राना सनाउल्लाह साहब से किया गया। अच्छा, मामला ये है कि जो इनका सेकंड पार्ट था जवाब का, वो तो बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी के पास मकबूलियत है और पॉपुलर है तो इट डजंट मीन कि वो हथियार उठा ले, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था उस पर बहस हो रही है कि ये जो कंपैरिजन है क्या ये बनता है। और जब वो ये बात कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपके मुल्क में हुआ तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कल ही की बात है कि आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, उनसे मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि जी हम पूरी कोशिशें करेंगे इंसाफ की और उनको वहाँ से निकलवाने की। अच्छा, एक चीज़ और जो सॉरी मैं शेयर कर लूँ क्विक, इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊँ, हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट की है कुछ देर कबल, उन्होंने लिखा है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सारदार साहब, उन्होंने उनको कॉल की और उनसे कहा है कि ही इज़ कमिटेड टू द रिलीज़ ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। ही सेड ही इज़ अ पार्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द रिलीज़ ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सिंस लॉन्ग, मतलब वो उसका पार्ट रहे हैं उनको वहाँ से छुड़वाने में।
बट दिस रिसेंट रिमार्क्स वर हाईलाइटेड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब ज़रा समझने की बात है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से समझा जाए और वाकई क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझा गया है। बैरिस्टर साउद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जनरल साहब, इफ़ यू अलाउ मी, तो ज़रा बैरिस्टर साहब की राय पहले ले लेती हूँ, देन आई विल कम टू यू। बैरिस्टर साउद रसूल साहब, ज़रा बताएगा कि इज़ देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन आफिया सिद्दीकी केस एंड इमरान खान केस? देखिए मैडम, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ पे पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की फॉरेन रिलेशंस के अंदर, और मैं उनको कामयाबियाँ कहूँगा जो हमारी रियासत की काविशों से बहुत सारी कामयाबियाँ हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम दी इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद से आप देख रही हैं अभी तक हमारी डिप्लोमेटिक एक स्ट्राइव चल रही है जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को आउटपेस किया है। ये सब करने के बावजूद जो 2-3 लम्हे आप पिछले 2 महीने के अंदर आप एम्बैरसमेंट के हमारे डिप्लोमेटिकली पिक कर सकती हैं, वो ज़रूर या डिफेंस मिनिस्टर साहब के किसी बयान से कनेक्टेड हैं और या फॉरेन मिनिस्टर साहब के बयान से कनेक्टेड हैं। एक इतनी सीरियस स्टेट, पाकिस्तान जैसी सीरियस स्टेट जो डिप्लोमेसी को, वॉर को, फॉरेन रिलेशंस को, बायलैटरल रिलेशंस को, इंटरनेशनल अफेयर्स को इतना सीरियसली डील करती है, हमेशा से करती आई है, उसके अंदर इस तरह के बयानात, और वो भी बिल्कुल टॉप लेवल मिनिस्टर से। आपने माजी में डिफेंस मिनिस्टर साहब के बयानात देखे, अब आप फॉरेन मिनिस्टर साहब के बयान देख रही हैं। ये नॉन सीरियसनेस दिखाती है एक पॉलिटिकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो पाकिस्तान की वैसे ट्रैजेक्टरी से बिल्कुल मीट नहीं करता। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने 2-3 बातों को वाज़ेह कर दिया मेरे ख्याल है अपने कमेंट से। सबसे पहली बात उन्होंने मेरे ख्याल है अपने कमेंट से वाज़ेह कर दी कि उन्हें ना आफिया सिद्दीकी के केस के बारे में पूरी तरह पता है, ना इमरान खान साहब के केस के बारे में पता है, क्योंकि अगर दोनों केसेस में से किसी के बारे में भी उनका मौजू नॉलेज होता तो वो इस तरह का कंपैरिजन नहीं करते। एक टेररिज्म का केस है, एक पाकिस्तान का इंटरनल केस है जिसको कम से कम आधा पाकिस्तान यकीन रखता है कि पॉलिटिकल इन नेचर है, दूसरा आधा कहता है कि पॉलिटिकल इन नेचर नहीं है। आइदर वे क्रॉस बॉर्डर नेशनल टेररिज्म जिस तरह आफिया सिद्दीकी के केस के अंदर अलेज्ड है, इस तरह की ना इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल टेररिज्म अलेज्ड है, ना ही उनके किसी फॉलोअर के ऊपर अलेज्ड है। दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी एक बड़ी अजीब सी बात की, इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट पोलिटिसाइज इमरान खान साहब वाला केस। ये बात दुरुस्त है, हमें पोलिटिसाइज नहीं करने चाहिए, बल्कि मैं तो आपकी इजाज़त से इस हद तक कहूँ कि मेरा ख्याल है कि हमें मुल्क से बाहर अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। हाँ, लेकिन वो सवाल पूछा गया था ना बैरिस्टर साहब। लेकिन मैं सॉरी, मैं से लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि आपको याद है कि इससे पिछली नशिस्त जो इसहाक डार साहब की बहुत फेमस हुई थी, वो मिस्टर साकिब के साथ आपको याद है BBC का एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, जिसमें वो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा डिफेंड करने के लिए हार्ड टॉक पे गए थे, जिसमें काम ही सिर्फ एक किया था और वो ये किया था कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कन्विक्शंस को पोलिटिसाइज किया था। कहा था ये मुकदमे पॉलिटिकल हैं, ये हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये मैंने तो बयानात दिए थे, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, दीगर इस तरह की बातें की। पूरा क्लेम टू फेम उस इंटरव्यू का ये है कि आप रेगुलर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पोलिटिसाइज कर देंगे, ये इसहाक डार साहब करने गए थे। और अब उससे अगली मेजर पब्लिक अपीयरेंस के अंदर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सवाल पूछने वाले को कि आप इमरान खान साहब के केस को पोलिटिसाइज ना करें। ये बड़ी अजीब सी बात है। और मैं आखिरी बात आपकी इजाजत से कर दूं, माज़रत जी, आखिरी बात मैं आपकी इजाजत से कर दूं कि आफिया सिद्दीकी के केस को जब तक गवर्नमेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेगी कि उसकी डोमेस्टिक इम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसकी इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, किसी बंदे को अगर गलत पाकिस्तान से वो किसी और मुल्क की जेल के अंदर हो, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर 2001 रिलेटेड टेररिज्म में, तो उसमें इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, डिप्लोमेसी क्या कहती है, हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, अगर गवर्नमेंट इसको समझती नहीं तो बहुत ज़्यादती की बात। बिल्कुल ठीक है। जनरल सदर, आप भी अपना इसमें इनपुट दीजिएगा, क्योंकि जो बात की है साडार साहब ने, वो क्लिप आपने सुन लिया, बैरिस्टर साहब का जो एनालिसिस था वो भी आप तक पहुँच गया। अब जो साडार साहब ने हामिद मीर साहब को ये कहा है कि मैं कमिटेड हूँ उनकी रिहाई के लिए और मेरे बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, तो ये बात ठीक है कि उन्होंने इफ़ करके कंपैरिजन किया है, बट अगेन और स्टिल
क्या ये कंपैरिजन बनता है, या इस सवाल के जवाब में आफिया सिद्दीकी का केस लाना चाहिए था एग्जाम्पल के तौर पर ही? सही। अब मैं जो समझ रहा हूँ जी, इससे आई थिंक इन्होंने जो कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है, एक तो शायद वो इमरान खान के बारे में जो भी सवाल उनसे किया गया वो जरा पॉलिटिकल नेचर का था, और उसके रिप्लाई में वो ये कंपैरिजन जो ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि आफिया सिद्दीकी ने भी जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई थी वो यही था कि जी मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के ऊपर उन्होंने फायर करने की कोशिश की, और इन्होंने फिर 9 मई के साथ मेरे ख्याल में उसको मिलाने की कोशिश की गई है, जैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो फायरिंग या इस तरह के जो भी इंसिडेंट हुए तो उनको मिलाने की कोशिश की गई, और फिर उसको इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एक इंटरनल मामला है और इसको ज़्यादा पोलिटिसाइज न करे। तो इससे ज़्यादा इसका कोई कॉन्टेक्स्ट और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिश नहीं किया जाना चाहिए। 12 दोनों अलग केसेस है, एक अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक केस हुआ है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, और फिर वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो वहाँ पर ट्राई की गई, आपको याद है 2003 से वो जैसे गुम हुई, और फिर अफगानिस्तान से जो अरेस्ट हुआ। फिर कुछ सेंसिटिविटीज रही हैं पाकिस्तान की भी। आफिया सिद्दीकी का केस जो है उसके बारे में पाकिस्तान के अंदर एक फीलिंग है, लोगों की, काफ़ी लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। जी हाँ, तो एक ग्रेट फीलिंग है, इसलिए फिर असराफ डार ने जब उनका ये मुआवजा किया है तो प्रॉब्ली इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट और बातचीत शुरू हुई है। बट मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसका इससे ज़्यादा और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कि वो यही बता रहे हैं कि जैसे आप उसको बड़ा आपने सीरियसली लिया, और इतनी 86 ईयर्स लॉन्ग, इट्स अ ह्यूज पनिशमेंट जो आपने अनाउंस की आफिया सिद्दीकी के लिए, इस बात पे कि उन्होंने आपके मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की या उनके ऊपर हमला किया और राइफल छीन के फायर करने की कोशिश की। तो इसी तरह जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर भी उन्होंने ये शो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इमरान खान हमलावर हुए, तो हमारा ये इंटरनल मामला है, इसको हर चीज़ को करने की अच्छा, अब सॉरी जनरल साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि जो अब उन्होंने कहा है कि मैं कमिटेड हूँ आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों के लिए, और कल जब आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात की वज़ीर आज़म ने, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी हम उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह से एक केस चल भी रहा है अदालत में जिसमें नोटिस भी दिया गया कि जी हमें बताएं, जो आफिया सिद्दीकी की बहन का ही केस था कि जी हुकूमत फैसिलिटेट करे या फरीक बने आलमी अदालत से रुजू करने में या अमेरिकन कोर्ट से रुजू करने में कि आफिया को रिलीज़ किया जाए या उनको रिलीफ दिया जाए। तो किस तरह से, अब अगर वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया और साटर साहब ने भी ये कह दिया कि मैं कमिटेड हूँ, तो वो क्या कोशिशें हो सकती हैं, और क्या वाकई पाकिस्तान ऐसा कुछ करने का इरादा रखता है कि आफिया सिद्दीकी साहिबा की जो केस है उसमें उनको रिलीफ देने के लिए कुछ करे या उनकी रिहाई के लिए कुछ कोशिशें कर सके? देखिए, पाकिस्तान में ग्रेटर सेंटीमेंट तो है आफिया सिद्दीकी के बारे में, और आफिया सिद्दीकी की अगर रिलीज की कोई कोशिश की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको इट विल हैव द गवर्नमेंट विल हैव द पॉलिटिकल एडवांटेज, उनको मिल सकता है। बट जैसे आप कह रही हैं कि हाई कोर्ट ने जब इनसे, आई थिंक पहले तो गवर्नमेंट का स्टांस यही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साद रसूल साहब बेहतर जानते होंगे जो लीगल चीज़ें चल रही हैं, कि पहले स्टांस यही था कि वो फरीक नहीं बनना चाह रहे थे आफिया सिद्दीकी केस में, और हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक मेरे ख्याल में जवाब गवर्नमेंट का नहीं गया। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि दे आर कमिटेड, तो आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। बट अमेरिकन के साथ जब आप डील करते हैं तो बहुत सारे अदर केसेस या बहुत सारे और भी इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान में कैद हैं, प्रॉब्ली इनको उधर लिंक कर दिया जाता है, तो सेंसिटिविटीज आर टू मच। इससे मेरे ख्याल में थोड़ा सा अवॉइड ही हमें करना चाहिए इसके ऊपर कमेंट्री करते हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर दें, लेकिन उसके बाद मैं ज़रा केपी वाली और टेररिज्म के पे आ रही हूँ, क्योंकि कल एक दिन कबल, बल्कि परसों की शायद बात है, जो गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक्स काबिल कबूल नहीं है। जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा कि तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर उन्होंने उससे बढ़कर एक बात कर दी कि जी हमें पता है कि DI खान में तालिबान को भत्ता कौन देता है। अब अगर भत्ता कोई देता है और उनको पता भी है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? और अब ये जो टेररिज्म या तालिबानाइजेशन, इसको हम कहें, एक दफ़ा फिर फ्लोरिश हो रही है, तो ये कौन जिम्मेदार है? मैं अलीमीन गंडापुर साहब की बात के ऊपर बात करने से पहले अगर एक जुमला आफिया सिद्दीकी साहिबा वाले केस को कह सकूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, जैसे कि आप जानती हैं, मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे के अंदर बड़ी सीरियस कार्रवाई हो चुकी है। गवर्नमेंट की ये कहने की बात तो हमें एक सियासी बयान तो नज़र आ रहा है, ये कॉन्वर्सेशन तो हर गवर्नमेंट ने की है, हर वक्त में की है पाकिस्तान के अंदर, जब से आफिया सिद्दीकी साहिबा ज़ेर हिरासत हैं और मुल्क से बाहर हैं, कि हम इस बारे में बड़े सीरियस हैं। लेकिन पहली दफ़ा एक डोमेस्टिक सीरियसनेस के ऊपर एक अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बात चल रही है
जिस पे गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि अदालत को कंटेम्प्ट तक का नोटिस इशू करना पड़ा। हमारी इस्तदा ये है हुकूमत से कि आपकी बाकी सियासत, दीगर चीज़ें चलती रहेंगी, आपकी बायलैटरल रिलेशंस भी चलते रहेंगे, आप इंटरनली भी नेचुरली अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपस में कुछ ना कुछ खटपट चलती रहेगी। लेकिन अदालत के अंदर अगर आप वाकई सीरियस हैं तो अदालत एक उसको परसू करने की सीरियस एक्सरसाइज कर रही है। मेहरबानी करके उसको रिस्पॉन्ड करें, उसके अंदर अपनी रीजंस बयान करें। आप क्यों आफिया सिद्दीकी वाले केस के अंदर अमेरिका के अंदर पार्टी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों बनने को तैयार नहीं, उसकी क्या वजूहात हैं फैसले की। अगर आप अदालत को भी नॉन सीरियस लेंगे, अमेरिका में बैठ के भी एक नॉन सीरियस बात करेंगे आफिया सिद्दीकी के ऊपर, तो फिर ये बयानात खोखले हो जाएंगे कि हम इस बारे में बहुत सीरियस हैं और हम ये ज़रूर करेंगे। लोग देखते हैं कि हम इस बारे में कमिटेड हैं, लोग एक्शंस देखते हैं। अब बयानात से कहानी आगे जा चुकी है, एक्शन नहीं करेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने जो और ड्रोन हमलों की बात की, मेरी इतनी सी गुजारिश है कि केपी के अंदर सिक्योरिटी हो, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, कहीं पे भी हो, तो उसके अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा। किसी भी जगह की इंटरनल सिक्योरिटी जब तक फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स इकट्ठे काम नहीं करती तो ठीक नहीं हो सकती। हमें दो चीज़ें मुझे इसके अंदर मुझे कम से कम फिक्रमंदी देती हैं। एक ये कि अली मीन गंडापुर साहब जो प्रोविंस के पर्सपेक्टिव के अंदर ड्रोन के ऊपर मौक़िफ़ रखते हैं, मुझे लगा, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगा कि शायद वफाक में मोहसिन नकवी साहब का वही पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक पर्सपेक्टिव में नहीं होगी, वफाकी और सूबाई हुकूमत की इसमें डिफरेंट नैरेटिव और पॉलिसी होगी, तो इसका नुकसान सूबे को होगा। दूसरी बात जो हमने एक लेसन पिछले 25 साल में 2001 के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपनी इंटरनल वॉर ऑन टेरर लड़के देखा है, एक लेसन अगर आप उसमें से डिड्यूस करें तो वो ये है कि वॉर ऑन टेरर उन इलाकों में उन तरीकों से कामयाब हुई जहां पे लोकल पॉपुलेशन रियासत के साथ मिलके उस ऑपरेशन के अंदर शामिल थी। केपी के अंदर आप जो भी करें, आप प्रोविंशियल फोर्सेस के थ्रू कुछ करें, आप फेडरल कुछ करें, आप ऑपरेशन करें, आपको पॉलिटिकल सेट, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर उसमें लोकल लोगों की आवाज़ नहीं होगी तो वो सोल्यूशन देर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ। दो चीज़ें, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जी ड्रोन का नहीं है, वज़ीर जो केपी के हैं, वज़ीर जो भी हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये बात की। अब उसका एक्स पे रिप्लाई करते हैं मोहसिन नकवी साहब के तमाम मसाइल, इसका मतलब है ड्रोन भी होंगे। फिर एक और कदम आगे बढ़ते हैं कि जी कौन भत्ता दे रहा है DI खान में तालिबान को, तो अगर उनको पता है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। और अगर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भी रियासत की पॉलिसी है, क्या उसको ऐसे एक्स पे पोस्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बेहतर होता कि वो ये बात ट्विटर पे या एक्स पे ना करते। योर टेक सर, जनरल साहब। जी देखिए नादिया, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी सीरियस वॉर। वी आर इन द वॉर। और ये जो हाइब्रिड की एप्लीकेशन है उसने दोबारा जन्म लिया जी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इस मिनेज पे काबू पा लिया था, बट 21 के अमेरिकन विड्रॉल के बाद फिर दोबारा वही फोर्सेज जो है वो एक्टिवेट हुई हैं, क्योंकि वो इसी वॉर इकॉनमी के साथ जुड़ी हुई हैं जी। उनका और शरीयत या जो भी शरेट था वो सारा ऐसी एक ढंगोसा है। और फिर अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की हुकूमत भी एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो उनका इंडिया बैठा हुआ, उन्हीं के वो एक्सपोर्टर के तौर पर सामने आए हैं, और ये तालिबान भी। बट एनीवेज, मैं साद रसूल साहब से मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ कि ये दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। वॉर भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है जी। दिस इज अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसुइंग योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इसको भी रन और लीड पॉलिटिशियंस ने करना है। तो पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू सीरियस, और लोग जो है वो देख रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भी देख रहे हैं और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ भी देख रहे हैं कि ये हमारे लिए पीस लाएंगी, स्टेबिलिटी लाएंगी। वॉर में आप होप दिलवाते हैं, लोगों को उम्मीद दिलवाते हैं कि जी हम उनके लिए काम कर रहे हैं, और उनका जो फ्रीडम चैलेंज हुआ है तो वो उसको जो रेट है गवर्नमेंट उसको बहाल करेंगे और आपके फ्रीडम को इंश्योर करेंगे। तो इस तरह की चीजें जरा बदजनी पैदा करती है। मेरे ख्याल में इट इज टू मच ऑफ पॉलिटिक्स इतनी आगे चली जाती है दोनों तरफ से। जी हाँ, तो पॉइंट स्कोरिंग पे आप चले जाते हैं। ये कोई गैलरीज में जिल्सों में आप करें, जितनी आपने तकरीरें करनी है, जैसे करनी है, उसका तो ना आपको कोई असेंबली में पूछेगा ना कहीं बात होगी। वेरी ट्रू। जब आप एक्स पे पोस्ट करते हैं तो बड़ा हाईलाइट होता है, हर जगह वो नोटिस होता है। फिर चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो पब्लिकली ऐसी चीजों को गैलरीज के लिए ना करें। he is a part of the Apex Committee 245 में फौज उनके नीचे है जी, पुलिस उनके नीचे है। He has to lead this war।
और जब रेड लाइन क्रॉस होगी, अच्छा अब देखें ना, जो तालिबान या जो एनिमी है वो जब ड्रोन इस्तेमाल करता है वो किसी से पूछ के करता है या किसी लॉ उसमें करता है। कहने का मकसद ये वॉर में यस कोलेटरल डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसको जितना कंट्रोल करना चाहिए, प्रिसीजन के साथ काइनेटिक एप्लीकेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वॉर के साथ पॉलिटिक्स ना की जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि रीजन के लोग देखें ना, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, तो अगर सीरियस लीडरशिप नहीं होगी या दोनों तरफ से, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो सफर कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान कर रहा है अल्टीमेटली। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, पाकिस्तान सफर करेगा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी और बैरिस्टर साहब आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सिंपल सी बात है कि केस में जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने बताया कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ से हुकूमत ने कहा कि हमने फरीक नहीं बनना, इसलिए उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए। और आप ये तजाद देखिए कि कल वज़ीर आज़म साहब मुलाकात करते हैं और उनकी बहन से आफिया सिद्दीकी की, और कहते हैं जी हम भरपूर इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। और आज वहाँ बैठ के जो साहबदार साहब हैं वो हाफिज मीर साहब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं कमिटेड हूँ उनकी रिहाई के लिए। क्या ये खुला तजाद नहीं है? प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।